प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट्स, भूगोल की सीरीज़ में कक्षा 11 के लिए हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर रहे थे और लास्ट हमारा टॉपिक भूकंप से संबंधित था, जहां हमने महत्वपूर्ण उसके छाया क्षेत्र को, कौन कौन सी तरंगे कौन कौन से भूभाग में कौन कौन से पदार्थों के माध्यम से होकर निकलती हैं, उस पर हमारी चर्चा हुई थी। और आज हम एक नया टॉपिक ज्वालामुखी व ज्वालामुखी से निर्मित स्थल रूप का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहें ताकि इस वीडियो के दरमियान आने वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण जानकारी है, वो मैं आपसे साझा कर सकूं। जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो आपको बता सकूं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है, उन प्रश्नों की हम चर्चा कर सकें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। वीडियो के अंत तक बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप मेरे सोशल मीडिया लिंक इंस्टाग्राम फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों सोशल मीडिया फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक मिल जाएंगे। वहाँ आप उसको ज्वाइन होकर जो हमारी करंट जीके है उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं, क्योंकि हमें अपना पाठ्यक्रम तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ हमें करंट जो नॉलेज होती है, करंट अपडेट जो होती हैं, या आपके विषय संबंधित जो इम्पोर्टेंट जानकारी होती है वो भी मैं वहाँ साझा करता हूँ। तो यदि आप उसका फ़ायदा उठाएंगे तो हो सकता है कि आपको आगे भविष्य में कुछ नई जानकारी, कुछ नया मटेरियल आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ, ज्वालामुखी। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जिस प्रकार से भूकंप की जानकारी हम प्राप्त करके आए कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन कौन सी तरंगें चलती है, बॉडी वेव क्या होती है, सरफेस वेव क्या होती है, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में या आंतरिक संरचना को जानने के लिए भूकंप और ज्वालामुखी ये दोनों ही क्रिया महत्वपूर्ण होती है। तो जिससे हमें पता चलता है कि वास्तविक रूप में पृथ्वी के आंतरिक भूभाग में या पृथ्वी के आंतरिक भूभाग जो है वो किन संरचनाओं से बना है। क्या वहाँ पर लिक्विड फॉर्म है, क्या वहाँ सॉलिड फॉर्म है, या वहाँ गैसेस फॉर्म है। तो ये दोनों जो महत्वपूर्ण कारक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने भूकंप तो पढ़ लिया है, पूरा कवर हमने उसको कर लिया है, 2 या 3 वीडियो में कवर हो चुका है। आज हम ज्वालामुखी पढ़ने जा रहे हैं और ज्वालामुखी से निर्मित जो भी स्थल रूप है हम उसका अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल पर पहुँचता है। तो देखिए, डेफिनेशन टाइप में ही है ये कि ज्वालामुखी जो है वह स्थान पर घटित होता है या उस स्थान पर आता है जहाँ से निकलकर उसकी गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी तक या धरातल तक पहुँचता है। तो देखिए दोस्तों, अब आप जान चुके होंगे कि जब हम भूकंप पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने पी वेव पढ़ा था, और पी वेव जो थी वो लिक्विड, सॉलिड और गैसियस तीनों फॉर्म से निकल रही थी। ठीक है, और आज हम ज्वालामुखी को हमने प्रारंभ किया है। तो ज्वालामुखी में देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ गैस, इसका मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में गैस होती है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में गैस होती है, इसका हमें प्रमाण पता चल रहा है, क्योंकि ज्वालामुखी जब पृथ्वी के धरातल पर आता है तो सबसे पहले उससे गैस बाहर निकलती है। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो हल्का पदार्थ होता है यानी राख वो निकलना प्रारंभ होती है, फिर उसके बाद तरल पदार्थ निकलना प्रारंभ होता है, और अंत में भी चट्टानी पदार्थ यानी कि ठोस पदार्थ निकलना प्रारंभ होता है। ठीक है, या यूँ कह सकते हैं कि गैस और राख की जो एक्टिविटी है वो सबसे पहले होती होगी, और फिर तरल और ठोस ये दोनों लगभग साथ साथ आते होंगे। तो इसका मतलब दोस्तों ये क्लियर हो गया
कि पृथ्वी के आंतरिक भूभाग में गैस, राख, तरल और चट्टान, ये चारों पदार्थ और अन्य पदार्थ भी इसमें मौजूद होंगे। लेकिन मेजरली 3 पदार्थ तो इम्पोर्टेंट है, गैस, तरल और चट्टान यानी ठोस पदार्थ। ये तो 100% पृथ्वी के आंतरिक भूभाग में मिल रहा है, क्योंकि ज्वालामुखी कहाँ से आ रहा है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जहाँ मैंने आपको बताया था कि 100 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर का ये जो जोन है उसको हम एस्ट्रोनोस्फेयर कहते हैं। जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मेंटल का अध्ययन कर रहे थे, आप देख सकते हैं जाकर, जब हम मेंटल का अध्ययन कर रहे थे तो मेंटल के अध्ययन में मैंने आपको बताया था कि एस्थोनो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है दुर्बलता मंडल, या दुर्बलता उसको हम बोलते हैं, लेकिन वहाँ मंडल लग जाते हैं क्योंकि वो जोन है एक, और जिसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। तो इस रीजन में क्या होता है कि यहाँ पर ना तरल होता है ना ठोस होता है। यहाँ जो अवस्था होती है वो अवस्था कैसी होती है? ना तरल होती है प्योर, ना तो लिक्विड फॉर्म है और ना ही प्योर सॉलिड फॉर्म है, यानी इन दोनों के बीच की अवस्था होती है। और यहीं से अक्सर ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, या यूँ कह सकते हैं इसके आसपास के रीजन से ही मोस्टली जो भूकंपीय क्रियाएं होती हैं वो भी इसके आसपास ही होती होगी। ठीक है, इसलिए ज्वालामुखी या भूकंपीय घटनाओं से हमें पता चल रहा है कि पृथ्वी का आंतरिक भूभाग कैसा होगा। हालांकि पृथ्वी के आंतरिक भूभाग की हमें अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं है, फिर भी हमें जितनी जानकारी प्राप्त है, जितने वास्तविक क्रियाएं हमारे सामने होती हैं, चाहे भूकंप हो, चाहे ज्वालामुखी हो, या ज्वालामुखी से निकलने वाला पदार्थ हो, उनसे हम काफ़ी हद तक ये पता लगा पाए हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यदि ये पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो, अभी निकल रहा हो, वह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि यदि ये पदार्थ कुछ समय पहले बाहर आया हो या फिर अभी निकल रहा हो एट प्रेजेंट, या तो कुछ समय पहले यानी लगभग 10, 15, 20 दिन पहले, या 2 महीने 4 महीने पहले आया हो, ठीक है, या फिर ये अभी भी निकल रहा हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इस ज्वालामुखी को हम क्या बोलेंगे? सक्रिय ज्वालामुखी। तो यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं? मतलब जो एक्टिव रहता है, ठीक है, जो एक्टिव रहता है, जिसमें 1 साल 2 साल 3 साल बाद पुनः ज्वालामुखी मतलब पुनः लावा बाहर आता है, फिर 1-2 महीने, 1 साल 2 साल फिर पुनः लावा बाहर आ जाता है। तो ऐसे ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं? एक्टिव वोल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट, तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि तरल और चट्टानी पदार्थ निकलकर कहाँ पहुंचता है? धरातल पर पहुंचता है। जब तक ये पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है, ये मैग्मा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, मैग्मा किसे कहते हैं? मैग्मा का मतलब क्या होता है? तो जब ये पृथ्वी के आंतरिक भूभाग में रहता है या मेंटल तक रहता है तो हम इसको क्या कहते हैं? मैग्मा। जब ये भूपटल के ऊपर के धरातल पर पहुंचता है तो इसे लावा कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट बात है कि मैग्मा किसे कहा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। और लावा किसे कहते हैं? जब ये भूपटल के ऊपर धरातल पर पहुंचता है तो इसे लावा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसमें लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा, ठीक है, ज्वालामुखी बम, राख, धूल कण, वे गैस जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन, वे आर्गन शामिल होते हैं। तो इसमें देखिए ठोस पदार्थ भी शामिल है, ठीक है, लावा प्रवाह मतलब तरल पदार्थ भी शामिल है, और विभिन्न प्रकार के जैसे नाइट्रोजन गैस, सल्फर यौगिक, क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन, ये मुख्य गैसें हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भूभाग से निकलती है। इसका मतलब ये प्रमाणिकता हमें प्राप्त हो रहा है, ये प्रमाण हमें प्राप्त हो रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ठोस अवस्था भी है, तरल अवस्था भी है और गैसीय अवस्था भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया। अब इसमें हम दोस्तों क्या पढ़ेंगे? ज्वालामुखी का जो वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से ज्वालामुखी होते हैं, किस किस प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। तो ये आप 1 बाय 1 आप इनको ध्यान रखेंगे कि किस किस प्रकार के और कौन कौन से ज्वालामुखी का वर्गीकरण किया गया है। नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, शील्ड ज्वालामुखी। ठीक है, शील्ड ज्वालामुखी। अब इसमें हम देखेंगे कि शील्ड ज्वालामुखी होते क्या हैं। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी में
शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। ठीक है, हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इससे सबसे अच्छे उदाहरण हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो शील्ड ज्वालामुखी है ये कौन से द्वीप पे मिलते हैं? हवाई द्वीप पर। तो आप मुझे एटलस में देखकर मुझे आप बताएंगे कि हवाई द्वीप जो है वो कहाँ पर स्थित है, कौन से महासागर में स्थित है। ठीक है, एटलस में देखेंगे दोस्तों, ध्यान रखना है आपको, एटलस में देखना है और एटलस में आप मुझे देख के बताएंगे कि सर हवाई द्वीप इस महासागर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो जो शील्ड ज्वालामुखी है वो हवाई द्वीप में मिलते हैं। हवाई द्वीप में इनका अच्छा उदाहरण मिल जाता है। सभी ज्वालामुखी में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। ठीक है, इनकी विशालता अधिक देखने को मिलती है। ये जो ज्वालामुखी मुख्य रूप से देखते हैं तो ये बेसाल्ट से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं दोस्तों? बेसाल्ट से, जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। जो तरल लावा होता है उसके ठंडे होने से ये शील्ड ज्वालामुखी का निर्माण होता है। ये लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, इसी कारण इन ज्वालामुखी का ढाल तीव्र नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लावा जितना पतला होता है ना, या जितना तरल होगा लावा, तो उसका जो ढाल होगा, जैसे ये जो ढाल है, ये ढाल अभी देखो यहाँ तीव्र ढाल है, एकदम से बहुत स्टीपली नीचे जा रहा है। लेकिन बात ये हो रही है कि यदि लावा पतला होगा, लावा यदि बहुत अधिक तरल होगा तो वो फिर फैल जाएगा, वो इतनी हाइट पे नहीं जाएगा, वो नीचे की ओर फैल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। यदि किसी तरह निकास नलिका से पानी भीतर चला जाए तो ज्वालामुखी विस्फोट भी हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जब भारी क्षेत्र से पानी इसमें समा जाता है तो फिर इसमें विस्फोट भी हो जाते हैं, क्योंकि फिर कनेक्शन क्या होता है पानी का और गर्म पदार्थ जो अंदर से निकल रहा है, उन दोनों का विस्फोट हो जाता है। अन्यथा कम विस्फोटक होना ही इनकी विशेषता है। इन ज्वालामुखियों से लावा फंवारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु कोण बनाता है, जो सिंडर शंकु के रूप में जाना जाता है। जैसे आप देखेंगे एक मिश्रित ज्वालामुखी का एक आपको डायग्राम दिया हुआ है, तो ये इस प्रकार से आप देख सकेंगे कि यहाँ पर एक सिंडर शंकु, इस तरह से शंकु बन जाता है। ठीक है, इस तरह से शंकु बन जाता है। आप देखेंगे ये जो आकृति होती है वो कुछ इस प्रकार से बन जाती है। ये जो है कोण, ये शंकु बनता है। ठीक है, कोण बन जाता है शंकु। जैसे आपने आइसक्रीम खाई होगी, ठीक है, आइसक्रीम कोण वाली जो आइसक्रीम होती है वो खाई होगी, तो उसमें भी आप देखते हैं कि वो इस तरह से ही होती है। ठीक है, वो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ही होता है। तो ये जो पार्ट होता है ये कोण कहलाता है। यहीं से पृथ्वी के आंतरिक भूभाग से ही ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं और फिर ये धरातल पर आकर इस तरह से प्रकट हो जाते हैं। और अभी आपको मैं बता दूं, और अच्छा उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। अभी दिवाली का सीज़न आने वाला है और दिवाली के सीज़न में आप जो छोटे बच्चे होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो अनार चलाते हैं। देखा होगा आपने अनार चलते हुए। तो अनार का शेप आप देखें, आप इमेज क्रिएट करें अपने माइंड में कि अनार का जो शेप होता है, जो अनार चलती है आप देखते हैं, उसका शेप कैसे होता है। ठीक है, तो उसका शेप भी आपको कुछ इस प्रकार से ही नज़र आता होगा। ठीक है, मैं समझता हूँ आपने देखा होगा उसको। उसका शेप कुछ इस प्रकार से ही होता है, ऐसे आपने देखा होगा, ये शेप होता है और यहाँ से वो इस तरह से, तो यहाँ से जनरेट हो रहा है, पृथ्वी के आंतरिक भूभाग से जनरेट हो रहा है और यहाँ आने के बाद वो फिर अनार इस तरह से हुआ। तो ये भी ज्वालामुखी भी इस तरह से हो रहा है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊपर की ओर आना है और फिर वो इस तरह से जनरेट हो जाता है, बाहर की तरफ निकलना शुरू। तो इसको हम कहते हैं लावा। इसको क्या कहते हैं? लावा। जो धरातल पे प्रकट हो गया वो लावा। लेकिन यहाँ तक, यानी पृथ्वी के आंतरिक भूभाग तक है, यहाँ तक है, तो हम इसको बोलेंगे मैग्मा। तो हम इसको क्या बोलेंगे? मैग्मा। तो दो चीज़ हैं, लावा और मैग्मा। ठीक है, आगे बढ़े। जो सिंडर शंकु के रूप में विकसित होते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मिश्रित ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखी से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे वे गाढ़ा या चिपचिपा लावा उद्गार होता है। प्राय ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोट होते हैं। इनसे लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वल खंडाश्म के पदार्थ व राख भी धरातल पर पहुंचती है। ये पदार्थ निकासी नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं। इनके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में देखते हैं, यानी कि एक के अलावा दूसरा ज्वालामुखी, मतलब 1 बाय 1 अलग अलग ये ज्वालामुखी यहाँ बनना शुरू हो जाते हैं और इनसे जो पदार्थ निकलते हैं वो अधिक कठोर होते हैं,
क्योंकि शील्ड ज्वालामुखी में तो क्या होता है कि लावा पतला होता है, तरल होता है, जो दूर तक फैल जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो लावा होता है या मैग्मा का जो कॉम्पोजिशन है वो गाढ़ा होता है, और गाढ़ा होने के कारण क्या होता है, पदार्थ जो होता है वो राख के नुमा में निकलता है, और गाढ़ा होने के कारण ये एक प्रकार से एक के बाद दूसरे ज्वालामुखी जैसे एक स्ट्रक्चर बना देता है उसी जगह। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मिश्रित ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ज्वालामुखी कुंड इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है प्रश्न, ज्वालामुखी कुंड किसे कहते हैं, कॉलडेरा इसको बोलते हैं। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। आमतौर पे ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब वह ऊंचा ढांचा बनाते हैं के बजाय नीचे धंस जाते हैं। धसे हुए विध्वंस गर्थ ही ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी कुंड का मतलब क्या होता है, जैसे ये धीरे धीरे एक शेप बनाना शुरू कर देते हैं, इनकी हाइट जो होती है वो कुछ इस तरह से बनना शुरू होती है। ये जब प्रारंभ में या नवीन अवस्था में होते हैं जब तो इनकी हाइट अच्छी होती है, ठीक है, इस तरह से हाइट होती है। लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है कि ये इनकी साइज़ में परिवर्तन आता है, और ये साइज़ इनका बढ़ जाता है और ये धीरे धीरे छोटे हो जाते हैं। तो पहले क्या होता है कि इनका साइज़ ये होता है, ठीक है, इनका साइज़ पहले ये है, लेकिन समय के साथ साथ इनका साइज़ मतलब ये जो पार्ट है ये धीरे धीरे चौड़ा होता जाता है। तो ये जो भाग है एक प्रकार झील नुमा दिखाई देता है, क्योंकि पानी बढ़ जाता है तो झील नुमा आकृति बन जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉलडेरा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि कॉलडेरा क्या है। ज्वालामुखी कुंड एक प्रकार से कुंड जैसी आपने देखा हो कभी, कुंड या तालाब जैसा जो होता है ना, तालाब वैसे तालाब तो बड़ा है एक उदाहरण, लेकिन इनकी आकृति कुछ धीरे समय के साथ साथ ये यहाँ से ये समाप्त होते जाते हैं और फिर वो इस शेप में आ जाता है, और समाप्त हो जाएंगे तो फिर वो इस शेप में आ जाएगा। ऐसे वो धीरे धीरे ज्वालामुखी का जो आकार है वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी कुंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया होगा। इनका ये विस्फोटक रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल है पर इनके बहुत पास पास भी स्थित होते हैं। नेक्स्ट है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह निकलता है। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हैं। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। भारत का दक्कन ट्रैप जिस पर महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है, वृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में एक दिन वृहद क्षेत्र का प्रवाह से ढका था, यानी कि ऐसा क्षेत्र जो बहुत अधिक दूरी तक इस प्रकार की एक्टिविटी करे। इस प्रकार की एक्टिविटी को हम बोलते हैं बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, यानी बहुत दूरी तक लावा का विस्तार हो जाए और जिसके माध्यम से वहाँ एक कोई पठारी नुमा आकृति बन जाए। जैसे हम इसमें दक्कन का ट्रैप हम जानते हैं, जब हम भारत का भौगोलिक स्वरूप पढ़ते हैं, भौतिक स्वरूप पढ़ते हैं, तो उसमें प्रायद्वीपीय पठार पढ़ते हैं, और प्रायद्वीपीय पठार जो है जो दोस्तों 2 भागों में बटा है। देखिए, आप देखेंगे नर्मदा नदी देखते हैं या सतपुड़ा रेंज देखते हैं, तो उसके उत्तर का जो भी पूरा भाग है वो मध्य खंड कहलाता है। ठीक है, ये मध्य उच्च भूमि हम उसको कहते हैं। लेकिन उसके बाद सतपुड़ा रीजन और नर्मदा नदी का जो दक्षिणवर्ती पूरा क्षेत्र है, जिसमें हम महाराष्ट्र, ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये जो रीजन शामिल होता है, इसको हम वास्तविकता में दक्कन पठार, दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। देखिए, दक्कन ट्रैप नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ज्वालामुखी से निर्मित है, और ज्वालामुखी के निर्माण होने के पश्चात जब इसका अपरदन होता है तो यहाँ से काली मिट्टी का क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी काली मिट्टी क्षेत्र बहुत अधिक मिलती है। तो काली मिट्टी अधिक होने के कारण इसे हम दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं मध्य सागरीय कटक ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखी का उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है और जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है। अगले अध्याय में हमें इसे विस्तार पूर्वक अध्ययन। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ, और कौन सी स्थलाकृतियाँ, अंतर्वेदी यानी आंतरिक भाग की स्थलाकृतियाँ। अभी तक हम वह स्थलाकृतियाँ पढ़ रहे थे जो बाह्य भाग में थी। ठीक है, मोस्टली सारी जितनी हमने पढ़ी शील्ड ज्वालामुखी, मिश्रित ज्वालामुखी,
ज्वालामुखी कुंड क्या होता है, बेसाल्ट प्रवाह क्या होता है, या मध्य महासागरीय कटक क्या होता है। तो ये सारी जो स्थलाकृतियाँ थी ज्वालामुखी से निर्मित थी, ये बाह्य ज्वालामुखी आकृतियाँ कहलाती है। अब हम पढ़ रहे हैं अंतर्वेदी यानी आंतरिक भाग की ज्वालामुखी, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही बनना प्रारंभ हो जाती है या वहीं पर ये बनती है। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से आग्नेय शैलें बनती है। इम्पोर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है कि जो चट्टानें 3 प्रकार की होती है। एक होती है आग्नेय चट्टानें, एक होती है अवसादी चट्टानें, एक होती है कायांतरित चट्टानें। ठीक है, कायांतरित 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। आग्नेय यानी इग्निशियस रॉक, आग्नेय को बोलते हैं इग्निशियस रॉक। अवसादी को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी को सेडिमेंट्री रॉक। और कायांतरित को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। तो 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, 3 प्रकार के रॉक्स हैं। फर्स्ट इग्निशियस, सेकंड सेडिमेंट्री रॉक्स और थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक। देखिए आग्नेय चट्टान जो होती है, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है ज्वालामुखी से, ये ध्यान रखिएगा। आग्नेय चट्टान हमेशा जो निर्मित होगी वो ज्वालामुखी से ही निर्मित होगी। जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी उत्पन्न होता है या हो चुका है या आगे होगा, तो उन क्षेत्रों में जो चट्टान बनेगी सर्वप्रथम वो चट्टान कौन सी होगी, आग्नेय चट्टानें, जिसको हम बोलते हैं बेसिक रॉक। क्या कहते हैं, बेसिक रॉक। यानी बेसिक रॉक का मतलब जिसका जन्म सबसे पहले ज्वालामुखी के बाद जिस चट्टान का जन्म होता है वो चट्टान क्या कहलाती है, आग्नेय चट्टान। क्लियर हो गया। आग्नेय चट्टान पर जब अपर्दन अपक्षय की क्रिया होती है उसके बाद कोई चट्टान बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान। क्या कहते हैं, अवसादी। लेकिन आग्नेय से डायरेक्ट कायांतरित भी बन सकती है, आग्नेय से डायरेक्ट कायांतरित भी बन सकती है, लेकिन आग्नेय से अवसादी भी बन सकती है, आग्नेय से अवसादी भी बन सकती है। तो अवसादी चट्टानें कैसी होती हैं, जो कि स्थानांतरित होती है। जब आग्नेय चट्टान पर अपर्दन अपक्षय की क्रिया होती है तो उसे कहीं दूसरे स्थान पर ले जाकर लेयर बाय लेयर फॉर्म में जमा दिया जाता है। लेयर बाय लेयर फॉर्म में उसे जमाने के पश्चात जो चट्टान बनती है उसको हम बोलते हैं अवसादी चट्टानें। हम इसको परतदार चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, परतदार चट्टानें। तो आग्नेय चट्टाने पे जब अपर्दन या अपक्षय की क्रिया होती है और उसके परिणाम स्वरूप जो चट्टानें बनती हैं, लेकिन उन चट्टानों का जो फॉर्म कैसा हो, परतदार हो, यानी कि लेयर बाय लेयर फॉर्म में हो, तो वो कहलाएगी अवसादी। वो क्या कहलाएगी, अवसादी। लेकिन कायांतरित में क्या होगा, कायांतरित में ताप और दाब की क्रिया अधिक उच्च होती है और एक नया रूप प्रदान कर देती है, तो उसको हम बोलते हैं कायांतरित चट्टानें। उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कायांतरित चट्टानें। तो 3 प्रकार की चट्टानें मैंने आपको समझा दी है। एक होती है आग्नेय, एक होती है अवसादी, एक है कायांतरित चट्टानें। और ये किस प्रकार के फॉर्मेट में बनती है, ये आग्नेय चट्टान पर निर्भर करता है कि आग्नेय चट्टान जो होगी वो सदैव ज्वालामुखी क्रिया से ही बनती है। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। धरातल तक पहुंचने से पहले ही भूपटल के नीचे शेल परतों में ही हो जाता है। यानी कि क्या होता है कि जब हम बात कर रहे थे पहले कि शील्ड ज्वालामुखी की बात हमने की, मिश्रित ज्वालामुखी की बात की, तो लावा जो होता है वो धरातल तक नहीं पहुंचता, और धरातल पर नहीं पहुंचता तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जमना शुरू कर देता है। तो लावा के ठंडा होने के स्थान पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से ज्वालामुखी जब क्रिया होती है तो अलग अलग प्रकार से वहाँ आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। ज्वालामुखी शैलें जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा हो जाता है तो ये तो बाहर की क्रिया हो गई। और पाताली शैलें जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है तो ये आंतरिक भाग की शैलें होगी। लावा जब भूपटल के काफ़ी हिस्से की हम चर्चा करें भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियाँ बनती है। यह आकृतियाँ अंतर्वेदी आकृतियाँ या इंट्रूसिव फॉर्म्स कहलाती है। तो एक तो हो गया कि बाहर की तरफ ज्वालामुखी का निर्माण हो, ज्वालामुखी शैलों का निर्माण हो, तो ये तो बाह्य शैलें कहलाएगी। और यदि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही शैलें निर्मित होती हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, आंतरिक या अंतर्वेदी आकृतियाँ या शैलें। और इसमें सबसे पहली जो शैल है उसका नाम है बैथोलिथ। पहली जो सबसे शैल आती है उसका नाम है बैथोलिथ। अब ये बैथोलिथ शैल कहाँ होती है, कैसे बनती है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूप्रपट्टी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। तो आप बैथोलिथ में क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है बैथोलिथ में कि यदि मैग्मा का एक बहुत बड़ा पिंड भूप्रपट्टी से अधिक गहराई में ही ठंडा हो जाए
और एक गुंबदनुमा आकृति बना दे, एक गुंबदनुमा आकृति बना दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? बैथोलिथ। क्या कहेंगे दोस्तों? बैथोलिथ। अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर ही ये धरातल पर प्रकट होती है। जब ऊपरी धरातल जो होता है, जो प्रपटी का हिस्सा होता है, जब वो धीरे धीरे अपर्दित होता है, अपर्दन होता है, तभी ये आंतरिक भाग से ही ऊपर की ओर दिखाई पड़ती है, अदरवाइज ये आंतरिक भाग में ही रहती है। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और कभी कभी इनकी गहराई भी कई किलोमीटर तक होती है। तो इनकी जो गहराई है वो अधिक किलोमीटर तक देखने को मिलती है। ये ग्रेनाइट के बने पिंड हैं, इन्हें बैथोलिथ कहा जाता है, जो मैग्मा भंडार से जमे हुए भाग है। नेक्स्ट है लेकोलिथ। तो आपको ये 1 बाय 1 पॉइंट वाइज लिखनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है। प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि बताइए सब ज्वालामुखी की आंतरिक संरचना में कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, तो आपको ये सभी बतानी पड़ेगी। ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं, जिनका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे जुड़ा हुआ होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। अंतर केवल ये होता है कि लेकोलिथ गहराई में पाया जाता है, जैसे कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानें की बनी ऐसी गुंबदनुमा पहाड़ियाँ हैं। इनमें से अधिकतर अब अपत्रित यानी कि धीरे धीरे परतदार फॉर्म से वो हटती चली गई है, एक्सफोलेटेड हो चुकी है, यानी कि एक परत हट चुकी है उसकी 1 बाय 1। वह धरातल पर देखी जा सकती है। ये लेकोलिथ व बैथोलिथ के अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने 2 प्रमुख चट्टानों के बारे में अध्ययन कर लिया। एक हो गया बैथोलिथ और एक हो गया लेकोलिथ। अब बात करते हैं लेपोलिथ और फेकोलिथ और सिल। 3 एक साथ पढ़ेंगे। नंबर 1 लेपोलिथ, फिर फेकोलिथ और फिर सिल। पहले पढ़ा बैथोलिथ और फिर पढ़ा हमने लेकोलिथ। अब पढ़ रहे हैं लेपोलिथ, फेकोलिथ और सिल। 3 प्रकार की चट्टानें और होती हैं। ऊपर उठते लावा का कुछ भाग क्षितिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। यहाँ पर अलग अलग आकृतियाँ में जम जाता है। यदि ये तश्तरी के आकार में जम जाए तो उसे लेपोलिथ कहा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना, ये लिखना ज़रूरी है। ये तश्तरी के आकार में जम जाए तो उसे लेपोलिथ कहा जाता है। ठीक है, तो लेपोलिथ का मतलब क्या हो गया? यदि तश्तरी नुमा आकृति में जम जाए तो ये लेपोलिथ कहा जाएगा। कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर व अभिनति के तल पर जमाव, लावा का जमाव पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक होता है अपनति, एक होता है अभिनति। मैं समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे कुछ चट्टानें जो होती हैं वो इस प्रकार मोड़दार परत में जम जाती है, इस प्रकार फॉर्म जनरेट कर लेती है। समझ लेना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो भाग कहलाएगा, यानी ये जो लहरनुमा आकृति आपको दिख रही है ना, इसका ये जो ऊपर वाला भाग है, यदि चट्टान यहाँ इससे ऐसी, ये जो लावा है ऐसे जमा जाए, ऐसे जम जाए, देख रहे हैं आप, ये लावा यदि ऐसे जम जाए ना, तो इस आकृति या इस भाग को क्या बोलेंगे? अपनति। इस भाग को क्या बोलेंगे? अपनति, यानी एंटीक्लाइन। क्या बोलेंगे? एंटीक्लाइन। यदि लावा यहाँ जम जाए, यदि लावा यहाँ जम जाए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आंतरिक भाग की बात कर रहे हैं। यदि मैग्मा, लावा नहीं बोलेंगे, मैग्मा ही बोलेंगे इसको, लावा नहीं बोलेंगे, मैग्मा। यदि मैग्मा यहाँ जम जाए तो इसको बोलेंगे अभिनति। क्या बोलेंगे? अभिनति। क्लियर हो गया? यदि देखिए मैग्मा यहाँ जम जाए, ऊपरी भाग जो मोड़ है, इस मोड़ के ऊपरी भाग पे जम जाए तो उसको बोलेंगे अपनति। क्या बोलेंगे? अपनति। और यदि नीचे वाले मोड़ पर जम जाए तो उसको बोलेंगे अभिनति, यानी कि सिंक्लाइन। ठीक है, समझ में आ गया आपको? एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, यानी अभिनति और अपनति। आगे बढ़ते हैं। ये प्रतनुमा लहरदार चट्टानें एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडार से जुड़ी होती है, जो क्रमशः बैथोलिथ में विकसित होती है। यही फेकोलिथ कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? ये जो लहरनुमा आकृति मैंने अभी आपको बताई थी, और लहरनुमा आकृति में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई। एक तो होता है ये अपनति भाग, ये होता है अपनति, और ये भाग होता है अभिनति। ये अपनति हो जाएगा और ये भाग अभिनति हो जाएगा। तो ये जो प्रोसीजर हो रहा है, इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? इसको तो बोलते हैं फेकोलिथ, इसको बोलते हैं फेकोलिथ। ये भाग कहलाता है फेकोलिथ और ये भाग कहलाता है लेपोलिथ। ये भाग क्या कहलाता है? लेपोलिथ। ठीक है, ये आपने अभी पढ़ लिया है, जहाँ मैंने समझाया था आपको कि तश्तरी के आकार में जम जाए उसे हम लेपोलिथ कहते हैं,
और यदि एंटीक्लाइन सिस्टम पे जम जाए तो उसको हम फैकोलिथ कहते हैं। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सिल या शीट कहलाता है। यानी इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें चट्टान या जो मैग्मा होता है वो इस प्रकार से जम जाता है, परतनुमा फॉर्म में जम जाता है इस तरह से। ना तो उसकी आकृति ऐसी होगी ना उसकी आकृति ऐसी होगी, बल्कि वो आकृति क्या है, एक शीट नुमा आकृति के रूप में जम जाती है, उसको हम सिल या शीट कहते हैं। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को शीट व घने मोटाई वाले को सिल कहा जाता है। फिर लास्ट आता है डाइक। जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है और अगर ऐसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार की भांति संरचना बनाता है, यही संरचना डाइक कहलाती है। पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र की अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने डक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जा सकती है। देखिए डाइक क्या होता है कि जब जो लावा होता है या जो मैग्मा है वो इस तरह से इस फॉर्म में जनरेट हो जाए, यानी कि इस तरह से जनरेट हो जाए, खड़ी दीवार के रूप में जनरेट हो जाए, ठीक है, इस तरह से बन जाए, दीवार बन जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे, डाइक। क्या कहेंगे, डाइक। और डाइक का आपको अच्छा उदाहरण कहाँ देखने को मिलेगा, तो आप उदाहरण भी लिखिएगा। डाइक पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्र के अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में मिलता है। और डाइक होता क्या है, तो लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण पर होता है। तो मैंने अभी आपको चित्र बताया, तो समकोण पे बनती है और इसी अवस्था में ठंडा हो जाए और एक दीवार की भांति संरचना बना दें तो हम उसको क्या कहेंगे, डाइक कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, डाइक। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर पूरा हो गया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधित हमने बहुत डिटेल से इसको पढ़ा है, प्रमुख बातों को हमने अच्छे से सीखा है। भूकंप क्या होता है, कैसे आता है, उसकी हमने चर्चा की। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भूपर्पटी है या पृथ्वी के जो संरचना है उसमें भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड किस प्रकार से अपना स्थान रखती है, कौन कितना महत्वपूर्ण होता है, इसकी हमने चर्चा की। अभी इस लेक्चर में हमने ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन किया और ज्वालामुखी क्यों इम्पोर्टेंट होता है इसका हमने अध्ययन कर लिया। पृथ्वी के आंतरिक भूभाग कौन कौन सी स्थलाकृतियों से बना है, कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ उसमें होती है, और पृथ्वी के बाह्य भाग में ज्वालामुखी से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसकी हमने चर्चा कर ली है। दोस्तों आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा है ये वीडियो, नॉलेजेबल है वीडियो, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर पुश करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ और अच्छे अच्छे जो ज्ञानवर्धक बातें हैं वो मैं आपसे साझा कर सकूं और इस चैनल के माध्यम से आपको नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।